नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज बजरंग दल ने ऐलान किया कि अगर लव जिहाद के मामले न रुके, अगर पुलिस ने इन पर रोक न लगाई, अगर हिंदू बेटियों के साथ ज्यादती न रुकी, तो बजरंग दल एंटी रोमियो फोर्स गठित करेगा। उन्होंने कहा कि बजरंग दल खुद पुलिसिंग का काम करेगा। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा, हिंदू बेटियों को इस तरह से चाकुओं से गोदते हुए नहीं देख सकते। हिंदू बेटियों के साथ इस तरह का जुल्म, इस तरह की ज्यादती बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए अगर सिस्टम इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहा तो बजरंग दल सड़कों पर उतरेगा। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जब उन्होंने हिंदुओं से जागने की बात कही थी तो उन्हें नफरत फैलाने वाला कहा गया था, लेकिन अब साक्षी की मौत का सरेआम तांडव देखकर उन्हें कोसने वाले क्या जवाब देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब वक्त आ गया कि जब हिंदुओं को एकजुट होकर बेटियों की सुरक्षा के कदम उठाने होंगे। ये सारी बातें सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन ये देश में सुलग रही चिंगारी की तरफ इशारा करती हैं। इसलिए इसे समझने की जरूरत है। असल में दिल्ली में साक्षी के सरेआम चाकू से गोदकर हत्या करने वाले साहिल ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर लिया है और कहा उसे साक्षी का कत्ल करने का कोई अफसोस नहीं है। कल उसके हाथ में एक कलावा मिला था, आज गले में रुद्राक्ष मिला, इसलिए बात और बड़ी हो गई। दिल्ली के अलावा आज लखनऊ, शाहजहांपुर, उत्तरकाशी, बरेली और बीकानेर समेत कई शहरों से लव जिहाद की खबरें आई। कहीं जबरदस्ती हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने और जुल्म करने का इल्जाम लगा, कहीं बहला फुसलाकर हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा करने का आरोप लगा, कहीं धर्म परिवर्तन और निकाह से इनकार करने पर हमला करने और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। हर जगह एक बात कॉमन थी, लड़का मुस्लिम, लड़की हिंदू। पहचान छुपाकर दोस्ती की कोशिश की गई। जब असलियत सामने आई तो मारपीट, धमकी और किडनैपिंग की कोशिश हुई। जब अचानक इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए तो कई हिंदू संगठन मैदान में आ गए और अब अपनी फोर्स गठित करने की बात कही। यह चिंता की बात है। इसलिए आज सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपको यह भी बताऊंगा कि साक्षी के हत्यारे साहिल ने आज क्या क्या खुलासे किए, साक्षी के दोस्तों का क्या कहना है, कई शहरों से जो जब जिहाद के मामले सामने आए उनकी अपडेट भी मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव बजरंग दल के नेता सुरेंद्र जैन ने क्या कहा। लव जिहादियों की क्रूरता और बर्बरता की भेंट एक और हिंदू लड़की चढ़ गई। साक्षी को जिस बर्बरता, क्रूरता और विभत्स तरीके से चाकुओं से गोंद कर मारा गया, उससे संपूर्ण मानवता शर्मिंदा हो रही है। केवल भारत नहीं, संपूर्ण दुनिया त्रस्त है इन लव जिहादियों से, जो गैर मुस्लिम लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं और उनके साथ बलात्कार करके उनको जान से मार के ये अनुभव करते हैं कि उनको जन्नत नसीब हो जाएगी। और टीवी चैनल्स पर आकर मुल्ला मौलवी ये कहते हैं, उनके मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये गैर इस्लामिक कृत्य है। यदि ये गैर इस्लामिक है तो इनके खिलाफ फतवे जारी करो, वैसा ही हाल करो इन सब का जो सलमान रश्दी या नस्लिया तसरीन के साथ तुम लोग किया करते हो। इनको कब्रिस्तान नसीब नहीं होना चाहिए, किसी मस्जिद में जगह नहीं मिलनी चाहिए, और जहां भी इस तरह का कृत्य दिखाई दे तुरंत मुस्लिम मौलवी नेता इनको पकड़कर हवाले करें कानून के। यदि ऐसा नहीं करते तो पूरा देश ये मानने के लिए मजबूर होगा ये सब एक योजना के अंतर्गत हो रहा है, और उसी योजना के अंतर्गत आप गैर मुस्लिम लड़कियों को निशाने पर बना रहे हो। यही तुमने कश्मीर में किया था, यही डायरेक्ट एक्शन के समय किया था, यही मालाबार में किया था, यही शामली में किया था। तो फिर क्यों ना माने कि एक योजना के अंतर्गत यह हो रहा है। कानून मजबूती से काम करे ये जरूरी है, लेकिन जिस तरह की दहशत इन दरिंदों के प्रति बनी हुई है कल दिखाई दी। हमें लगता है बजरंग दल को मैदान में आना पड़ेगा। हमें रोमियो स्क्वाड बनाने पड़ेंगे जो इस प्रकार के दरिंदों को पकड़कर कानून के हवाले करें, और जो भी परिस्थिति होगी उसके लिए ये मौलवी और नेता ही जिम्मेदार होंगे जो इनको बढ़ावा देते हैं।
सुरेंद्र जैन ने कहा, अगर बार बार ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, ऐसी वारदात होंगी, तो बजरंग दल को मैदान में उतरना होगा, अपनी फोर्स बनानी पड़ेगी और ऐसे दरिंदों को सबक सिखाना होगा। ये बड़ी बात है। सुरेंद्र जैन ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो मौलवी मौलाना सामने आते हैं और सिर्फ ये कहकर निकल जाते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। उनका कहना है कि अब मौलवी और मौलाना ऐसी हरकत करने वाले के खिलाफ फतवा जारी करें, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता, इसका मतलब साफ है कि लव जिहाद को मौलवी और मौलानाओं का भी सपोर्ट है। यह बात सही है कि दिल्ली में साक्षी की सरेआम हत्या के बाद देश के किसी मौलाना का कोई बयान नहीं आया। इसीलिए आज बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री सामने आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, दिल्ली जैसी घटना सुनकर, सीसीटीवी वीडियो देखकर अगर किसी का खून नहीं खौलता तो यह समझिए कि वो मर चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जो लोग उन्हें कट्टर कहते हैं, उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि सनातन धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हमारे जीवन में अभी हम बालाघाट मध्य प्रदेश में कथा कर लेते हैं। बांग्लादेश से एक बहन आती है जो मुसलमान धर्म से, उसने हमसे कहा कि हम सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। हमने कहा, डियर माय सिस्टर, मेरी बहन, आपको धर्म नहीं बदलना, आप उसी धर्म में रहिए, बस हमारे सनातन को विचारों को पढ़िए। 8 महीने से वो यूट्यूब पर देख करके प्रेरित होकर, हमारा धर्म कभी भी अहित नहीं सिखाता, हमारे सनातन में कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता। अब सवाल ये, क्या सिर्फ एक मामले को लेकर सुरेंद्र जैन और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए खड़े होने की बात कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। असल में अचानक ऐसे कई मामले तेजी से सामने आए हैं जहां हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। मैंने शुरू में आपको बताया था कि पिछले कुछ दिनों में पटना, बीकानेर, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर और उत्तरकाशी जैसे कई शहरों से इसी तरह की अनेकों घटनाएं सामने आई हैं। कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। इसी का असर है कि हिंदूवादी नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। आज ही 4 मामले सामने आए जिनमें लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की, शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की और उसके बाद लड़कियों के साथ जुल्म करने की बात सामने आई। शाहजहांपुर में आज हिंदू संगठनों ने सड़क पर मार्च निकाला क्योंकि शाहजहांपुर में नावेद नाम के लड़के ने खुद को हिंदू बताकर एक लड़की से दोस्ती की, उसके वीडियो बनाकर उसे धमकाया, उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। जब लड़की परेशान हो गई तो उसने सारी बात अपने परिवार वालों को बताई तो नावेद ने उसे जबरदस्ती जहर खिला दिया। लड़की की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि जब नावेद उस लड़की की लाश को ले जाने की कोशिश कर रहा था तो पकड़ा गया। ये बात जब लोगों को पता चली तो पूरे शहर में टेंशन हो गई। हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतरे। शाहजहांपुर में इसे लेकर बजरंग दल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों का कहना है कि प्रशासन इस तरह के मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहा, इसलिए अब मजबूरी में अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लोगों को सड़क पर आकर विरोध जताना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर इस तरह के मामले न रुके, नावेद जैसे लड़कों पर एक्शन नहीं लिया गया तो जनता को बहु बेटियों की हिफाजत के लिए खुद कदम उठाने पड़ेंगे। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन उत्तरकाशी में दिखाई दिया। उत्तरकाशी में 2 मुस्लिम लड़कों ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को किडनैप करने की कोशिश की। जब लड़के इस लड़की को लेकर जा रहे थे, लोगों को शक हुआ, लोगों ने पूछताछ की, लड़की ने सारी बात बता दी। जब पता लगा कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। हिंदू संगठन के लोग इसे लेकर सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
लेकिन लोगों का कहना है इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब साजिश के तहत हो रहा है। मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग देकर हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए भेजा जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए और मांग की इस साजिश की पूरी जांच होनी चाहिए। लोगों को वेल ट्रेंड करके, इन लोगों को ट्रेनिंग देके आपके क्षेत्र में भेजा गया है। इन लोगों को विदेशी पैसा की फंडिंग होती है। ये लोग अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसी देर से आप लोग सुन रहे थे लव जिहाद के नारे लगाते हुए आप पूरे शहर में घूमे। क्या है लव जिहाद? आपके गांव में आते हैं, फेरी वाले बन के आते हैं, हाथ में कलावा भी बांधते हैं, अपना नाम कुछ बोबलो मुन्ना चुन्ना ये सब बताते हैं और वहाँ की भोली भाली महिलाओं से बातचीत बना के उनको कुछ लोभ लालच की बात करके और यहाँ इस तरह की महिलाओं का किस तरह से कहा वो उठा के ले जाते हैं, किस तरह से उनको पहला फुसला के ले जाते हैं। लखनऊ से भी इसी तरह का केस सामने आया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में अरबाज नाम के शख्स के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, जो कॉलेज में अपनी जूनियर छात्रा से शादी करने के लिए प्रेशर बना रहा था। जब लड़की ने इनकार किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। 26 मई को अरबाज अपने 2 साथियों के साथ लड़की के घर गया, गाली गलौज की और लड़की के घर पर पत्थर फेंके। इसके बाद डरे समय परिवार ने पुलिस से शिकायत की और अब पुलिस को अरबाज की तलाश है। वक्त की कमी है, इसलिए मैंने आपको कुछ शहरों की कुछ तस्वीरें दिखाई, वरना करीब 1 दर्जन शहरों से इसी तरह की खबरें आई हैं। अब चूंकि कल ही दिल्ली में साक्षी की सरेआम हत्या का वीडियो सामने आया था, ऐसा वीडियो जिसने पूरे देश को हिला दिया। पूरे देश ने देखा कि साहिल ने किस तरह साक्षी को सरेआम चाकू से कूट डाला, कितनी निर्ममता से, बेरहमी से उसकी हत्या की, किस तरह से पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। इसीलिए लव जिहाद का मुद्दा इतनी चर्चा में आया। आज इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले। उन्होंने कहा, अगर हिंदुस्तान में हिंदू बेटियों के साथ इस तरह की हैवानियत होती है तो ये चिंता की बात है। गिरिराज सिंह ने कहा, जब लव जिहाद के मुद्दे पर केरला स्टोरीज फिल्म आई तो तमाम राजनीतिक दलों ने इसे प्रोपेगेंडा बताकर विरोध किया था, लेकिन साक्षी की हत्या का वीडियो इस बात का सबूत है कि लव जिहाद एक कड़वी हकीकत है। इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टियों को इस साक्षी के मौत से कम सबक सीखें कि आज जब तब केरल स्टोरी बना तो भी लोगों को तकलीफ हुई। आज केरल स्टोरी की सच साक्षी है, उसकी हत्या कर दी गई, कलेवा बांध करके, ठग करके, लव जिहाद करके। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों में भरम सनातनियों में ना फैलाएं। अगर ये होते रहा तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हिंदुओं पर सवाल उठाना हो तो राहुल गांधी हो या दिग्विजय सिंह फौरन सामने आते हैं, लेकिन साक्षी की हत्या के मामले में कांग्रेस के किसी नेता ने मुंह नहीं खोला। इसी तरह की सियासत के कारण जिहादियों की हिम्मत बढ़ती है और हिंदू बेटियां जुल्मों का शिकार होती हैं। अचंबा यह है कि एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला व्यक्ति कल की घटना पर जो बेरहमी से चाकुओं से गोंदना, उसके बाद चेहरे को पत्थर से कुचलना, एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं बोला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक शब्द नहीं आया उनका। भाई टहलते हुए अमेरिका चले गए पर एक शब्द नहीं बोला भाई ने कि इतनी बीभत्स और लोमहर्षक घटना हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं आया। इंदौर के चूड़ी वाले पर बहुत जल्दी ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने, इस पे एक ट्वीट नहीं आया होगा उनका। बोलते ही नहीं मिले होंगे आपको ऐसे लोग। ये भी देश चेहरा इन लोगों के भी पहचान रहा है और देख रहा है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को कहां धकेल रहे हैं ये लोग। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये कहना भी बहुत मुश्किल है ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि विरोधी दलों के नेताओं ने दिल्ली में हुई साक्षी की विभत्स हत्या पर साफ साफ बात नहीं कही, लेकिन साक्षी के घर वाले, उसके माता पिता
अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। बेटी के हत्यारे साहिल को फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जल्दी से जल्दी चार्जशीट पेश की जाएगी। आज पुलिस ने साहिल को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने साक्षी के हत्यारे को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस रिमांड में जब पूछताछ शुरू हुई तो साहिल का रवैया पुलिस के लिए हैरान करने वाला था। साहिल ने कहा उसने साक्षी को मारा है, लेकिन साक्षी की हत्या का उसे कोई अफसोस नहीं है। जानकारों के मुताबिक साहिल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि साक्षी उससे रिश्ता खत्म करना चाहती थी। इसी बात पर साक्षी से उसका झगड़ा भी हुआ। साक्षी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, इसीलिए उसने साक्षी की हत्या करने की साजिश रची। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि साहिल ने अचानक गुस्से में आकर साक्षी की हत्या नहीं की। उसने पूरी प्लानिंग के साथ साजिश रचकर साक्षी को सरेआम चाकू से गोदा और फिर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। हत्या के लिए साहिल ने 15 दिन पहले ही चाकू खरीद लिया था। पुलिस को साहिल ने बताया कि हत्या के बाद उसने चाकू को दिल्ली के रिठाला इलाके में कहीं फेंक दिया था और उसके बाद वो बुलंदशहर चला गया। पुलिस अब उस चाकू की तलाश कर रही है, क्योंकि कत्ल में शामिल हथियार इस केस में अहम सबूत होगा। आज आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी ने कहा कि पुलिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर साहिल के खिलाफ पुख्ता केस तैयार कर रही है, जिससे अपराधी को अदालत में बचने का कोई मौका न मिल पाए। प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग गैदर कर रहे हैं और उसके साथ में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम लोग बना रहे हैं। सारे एंगल, सभी एस्पेक्ट्स पे थॉरोली इन्वेस्टिगेट हम लोग कर रहे हैं। जो भी हम लोगों के सामने साक्ष्य आ रहे हैं, जो भी पहलू हैं, सब पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे पूरा जोर है। साक्षी मर्डर केस में मुख्य आरोपी तो साहिल है। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर है कि उसने साक्षी की हत्या की, बेरहमी से की। लेकिन साहिल ने साक्षी की हत्या क्यों की, उसका मोटिव क्या था, पुलिस इसकी एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है और सबूत इकट्ठे कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि साहिल और साक्षी के बारे में किस किस के पास जानकारी थी। इसलिए पुलिस ने आज कई लोगों से पूछताछ की। इसमें सबसे पहला नाम है प्रवीण का, जिसे साक्षी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है और जिसके नाम का टैटू साक्षी ने अपने हाथ पर गुदवाया था। प्रवीण फिलहाल यूपी के जौनपुर में है। पुलिस जल्दी ही उससे पूछताछ करेगी। दूसरी किरदार नीतू है, जिसके घर पर साक्षी रह रही थी। पुलिस को शक है कि साक्षी और साहिल की दोस्ती और आपसी झगड़े के बारे में नीतू को सब कुछ पता होगा। इस स्टोरी में एक और किरदार है, साहिल का दोस्त आकाश, जो कत्ल से ठीक पहले उसी जगह पर साहिल से बात कर रहा था जहां साहिल ने साक्षी की हत्या की थी। साहिल और आकाश दोनों सीसीटीवी फुटेज में बात करते नजर आए थे। और इस केस में चौथा अहम किरदार अजय उर्फ झबरू है, जो शाहबाद डेरी इलाके में जे कॉलोनी में रहता है। आज अजय उर्फ झबरू सामने आया और कैमरे के सामने बताया कि साहिल साक्षी को धमकी देता था। इसे लेकर साक्षी परेशान थी, उसने मदद मांगी थी, इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ साहिल से मिला था और उसे समझाया था कि वो साक्षी को परेशान ना करे। साहिल ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उसने साक्षी की हत्या कर दी। सर वो मदद मांगने आई थी मेरे पास, तो हो सके 27 तारीख को शाम को, तो हम गए थे 8 साढ़े 8 बजे की बात है। साहिल से मिलने गए थे हम, तो उसको समझाया गया था कि भाई साहिल, मैं नहीं समझाया था कि भाई लड़की को टॉर्चर मत करो, ये भी किसी की बहन बेटी है। तो फिर साहिल ने वहाँ पे कुछ नहीं बोला। हम वहाँ से आ गए थे, तो अगले दिन उसका मर्डर हुआ है डायरेक्ट। साक्षी ने क्या मदद मांगी थी कि कैसे परेशान कर रहा है? ये बोला था कि मेरे को धमकी दे रहा है, मैं बदमाश हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सी बातें बताई थी उसने। तो फिर मैंने बोला कि भाई चलो तुम्हारी मदद करते हैं थोड़ी, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो मैं और भावना गए थे और लड़की गई थी। इस बारे में उसने कुछ बताया क्या? जान से मारने की धमकी दी थी? बात करना नहीं चाहती थी, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा। मेरे से मदद यही मांगी कि मेरे को लड़का टॉर्चर कर रहा है, मैं उससे बात करना नहीं चाहती, वो मेरे को परेशान कर रहा है। वो साहिल ने यही सोचा कि उसकी दोस्ती अब मेरे साथ हो चुकी है, तो इसी हो सके किले से में उसने उसको मारा। पुलिस अपना काम कर रही है और अब पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने काम में जुट गई हैं। आज साक्षी के घर नेताओं की लाइन लगी रही। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियों के छोटे बड़े नेता साक्षी के घर पहुंचे, परिवार को हिम्मत बंधाई, न्याय दिलाने का वादा किया, मदद देने की कोशिश की। जिस इलाके में साक्षी की हत्या हुई है, उस इलाके से बीजेपी के नेता
हंसराज हंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हंसराज हंस आज साक्षी के परिवार से मिलने सबसे पहले पहुंचे। हंसराज हंस ने साक्षी के माता पिता से कहा कि साक्षी के हत्यारे को जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी, परिवार को पूरा इंसाफ मिलेगा। हंसराज हंस ने कहा उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा है, क्योंकि इस घटना के बारे में सुनकर नरेंद्र मोदी बहुत दुखी हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि शर्मिंदा है इस दौर के इंसान होकर। यहाँ ना मोहब्बत है ना मरब्बत है, ढोंगी है, ड्रामेबाज है। और देखो ना उसने बच्ची को कैसे इमोशनल किया होगा और इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है। इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है। वो जब वीडियो देखा तो कोई भी जिसका दिल धड़कता है, जिसकी अपनी बेटी है, वो तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते देख सकते। उन्होंने हुक्म किया, HM साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया, तो मैं फिर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब है सचदेवा, उनका प्रभारी साहब तो सो ही नहीं रहे सुबह। तो भैया वो कमी तो हम कैसे पूरी करें। कोई लफ्ज़ नहीं इनको हौसला दे, लफ्ज़ कौन सा अल्फाज यूज़ करें जिससे इनका बच्चा वापस आ जाए। इसलिए बोल तो मैं सकता नहीं ज़्यादा, बाकी थोड़ी आर्थिक मदद के लिए भी इनको हमने विनती की है, अगर वो कबूल कर लें तो। हंसराज हंस सिर्फ एक MP नहीं है, देश के जाने माने सूफी सिंगर हैं, उनका बहुत सम्मान है और जाहिर है उनके इस बच्ची के घर जाने से घर वालों को राहत मिली होगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता भी साक्षी के घर पहुंचे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने साक्षी की मौत पर दुख जताया, लेकिन साथ साथ बीजेपी के दुख को ढोंग बताया। उन्होंने कहा दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इसके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेदार हैं, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था उन्हीं के अंडर आती है। केजरीवाल साक्षी के घर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने वही बात कही जो आम आदमी पार्टी के नेता कल से कह रहे हैं। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर देखकर उन्हें चिंता होती है। LG साहब अगर इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें तो बेटियों की जान बच सकती है। बहुत 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 दर्दनाक हादसा है और मतलब वो देखा नहीं जाता। जिस तरह से चाकू गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया, तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं और हम LG साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होगी और ठीक भी रहेगा। मुझे लगता है ये मुद्दा सियासत का तो नहीं है, संजीदगी से सोचने का है, विचार करने का है। जब जब कोई ऐसी घटना होती है जिसमें कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से संबंध बनाता है, दोस्ती करता है, फिर उस पर जुल्म करता है, उसकी हत्या कर देता है, तो लव जिहाद का सवाल उठना स्वाभाविक है। आफताब हो या साहिल, जब लोग देखते हैं कि किस बेरहमी से लड़की की हत्या की गई, तो इसका समाज के दिलो दिमाग पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ साल की घटनाएं देखें तो केरल में क्रिश्चियन लड़कियों के साथ जब इस तरह की घटनाएं हुई तो प्रीस्ट ने आवाज उठाई। कुछ दिन पहले जैन समाज के लोगों ने लव जिहाद को लेकर प्रोटेस्ट किया था। पिछले 1-2 दिन में जो घटनाएं हुई हैं उनमें से कई घटनाएं मैंने आपको दिखाई। 2 बातें समझने की हैं। एक तो हो सकता है कि सारी घटनाएं लव जिहाद से जुड़ी ना हो। हर केस में लड़के ने आइडेंटिटी छुपाकर लड़की से दोस्ती की हो, इसके सबूत भी नहीं मिलते। लेकिन अगर ऐसी एक भी वारदात होती है तो बात बहुत दूर तक जाती है, लोगों के दिलों पर असर करती है। फिर बाकी घटनाओं को भी इसी नजर से देखा जाता है। इसलिए समस्या गंभीर है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर दिल्ली वाले केस को देखें, यदि साहिल के हाथ पर कलावा ना होता, उसके गले में रुद्राक्ष न मिलता, तो बात इतनी न बढ़ती। इसे एक जघन्य अपराध मानकर इसकी जांच होती, लेकिन अब इस केस का दायरा बड़ा हो गया है और आपने देखा है कि बजरंग दल समेत कई संगठन इसमें कूद पड़े हैं। आज हरिद्वार से भी परेशान करने वाली तस्वीरें आई।
देश का नाम रोशन करने वाली, देश को ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में मेडल दिलाने वाली बेटियां अपने मेडल लेकर उन्हें गंगा में बहाने पहुंच गई। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 महीने से ज्यादा हो गया। पहलवान आंदोलन कर रहे हैं। आज वो निराश हो गए, हताश होकर अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान कर दिया। शाम को करीब 6 बजे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अपने अपने मेडल लेकर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंच गए। चूंकि आज गंगा दशहरा है, हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, इस दिन हजारों लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, इसलिए आज हर की पैड़ी पर भारी भीड़ थी। ऐसे में खिलाड़ियों के पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेसलर्स के साथ बहुत से लोग तिरंगा लेकर पहुंचे थे। भक्ति का माहौल विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया। पुलिस चौकस हो गई। भारी भीड़ के बीच रेसलर्स अपने अपने मेडल से भरे बैग लेकर जमीन पर बैठ गए। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की आंखों में आंसू थे। लेकिन उसी वक्त हर की पैड़ी पर गंगा सभा ने गंगा में मेडल्स बहाने का विरोध कर दिया। सभा के प्रेसिडेंट ने रेसलर से कहा कि ये दान पुण्य की जगह है, इसे राजनीति का अखाड़ा न बनाए। कुछ देर के बाद राकेश टिकैत ने भी ट्वीट करके पहलवानों से मेडल गंगा में न बहाने की रिक्वेस्ट की। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने सपोर्टर्स के साथ हर की पैड़ी पर पहुंच गए। नरेश टिकैत ने रेसलर्स को समझाया, कहा कि नाराजगी में, निराशा में इस तरह मेडल्स बहाने की गलती ना करें। मेडल्स देश की धरोहर हैं, इसलिए इन मेडल्स को बहाने की जिद छोड़ें। नरेश टिकैत ने खिलाड़ियों से कहा कि वो उन्हें सिर्फ 5 दिन का वक्त दे दें। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने ऐलान किया, अब रेसलर्स को इंसाफ दिलाने की लड़ाई किसान लड़ेंगे। अब सरकार के साथ आर पार की बात होगी। अगर 5 दिन में इंसाफ नहीं मिला तो फिर खिलाड़ी जो चाहे फैसला करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। काफी देर समझाने बुझाने के बाद विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक इस बात के लिए राजी हो गए कि वो अभी मेडल नहीं बहाएंगे। नरेश टिकैत ने कहा कि ये पहलवान उनके परिवार की तरह हैं, वो किसी भी हालत में उनका सिर झुकने नहीं देंगे। खिलाड़ियों की हुई कहा पे बहादुर हो तुम, हमारी बहादुर बेटियां इस तरह का कोई कदम न उठावे। बड़ी मेहनत है, पदक जीत कर लिया रखे, भारत का सम्मान है, भारत का वो है, और ऐसा कोई कदम न उठावे तो वे हमारी बात मानेगी और इंडिया जो कुछ भी बात है क्या होगी। हमारी बेटियां हैं, वे मान सम्मान की बात है, उनके साथ में जायजती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर हुए थे जिस तरह का, परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने का से। पूरे भारत में रोष है आज जिस तरह से वो खींच के वहां से वो उठो। एक आदमी को बचाने के लिए, पूरी भारत सरकार लग गई। नहीं सब बैठक तो होगी और हम चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। कब तक होगी बैठक, कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर होने। नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार, सर जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं, उनका सर हम झुकने नहीं देंगे। प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स ने आज सुबह ही ऐलान कर दिया था कि वो शाम को हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में बहा देंगे। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने ट्विटर पर लिखा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए। पहलवानों ने लिखा, एक तरफ उनके साथ पुलिस बर्बरता कर रही है, जुल्म कर रही है, दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जो मुख्य आरोपी हैं, नई संसद में घूम रहे थे। ये बात उन्हें चुभ रही है। रेसलर्स का कहना था कि उन्होंने देश के लिए जो मेडल जीते वो मेडल पवित्र हैं, वो मेडल्स को ऐसे अपवित्र माहौल में नहीं रख सकते, इसलिए वो हरिद्वार में मां गंगा को इन मेडल्स को सौंप देंगे। रेसलर्स ने ऐलान किया कि वो अपने मेडल गंगा में बहाएंगे और इसके बाद इंडिया गेट पर अनशन करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया इंडिया गेट धरने, प्रदर्शन और अनशन की जगह नहीं है, इसलिए रेसलर्स को इंडिया गेट पर अनशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खामोश है, लेकिन विरोधी दलों के नेता खुलकर बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज प्रदर्शनकारी पहलवानों से फोन पर बात की। ममता ने रेसलर्स को पूरा सपोर्ट देने का वादा किया,
कहा कि वो संघर्ष में उनके साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार पहलवानों के साथ तानाशाही का रवैया अपना रही है। पहलवानों को सरकार ने इतना टॉर्चर किया कि वो मेडल बहाने पर मजबूर हो रहे हैं। जो हमारा कुश्तीगीर है वो लोगों ने उसको इतना पिटाया, इतना उसका साथ मारपीट किया कि हमारा देश का सम्मान आज मिट्टी में लुट गया। तो मैंने वो लोगों के साथ बात किया था दोपहर को कि मैं बोला कि आप लोगों के साथ में हम लोग हैं और आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। आप जो मेडल जीता वो तो आपका परफॉर्मेंस के लिए, देश के लिए वो मेडल आपका गौरव का बात है। तो आप मूवमेंट कीजिए, हम भी हमारा आपका साथ है, हम भी सॉलिडारिटी पूरा है। उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो उनका डिसीजन है। उनको इतना हॉस्टाइल किया है, इतना टॉर्चर किया है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देने का बाद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना। पूजा पाठ तो भी होता है जब मानविकता का पूजा होता है। पूजा पाठ दिखाने के लिए हम पूजा पाठ करें और अंदर से हम दिल को तोड़ दे, दोनों नहीं होता है। फारूक अब्दुल्ला ने पहलवानों से अपील की कि वो अपने मेडल पानी में ना बहाएं। ये मेडल उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन हो उल्टा रहा है। न्याय की गुहार लगा रह उसको परेशान किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अफसोस है जिस तरह इन रेसलर्स के साथ सरकार कर रही है, ये बहुत गलत है। इन्होंने मेडल जीते हैं इस भारत के लिए, भारत का नाम ऊंचा किया है, मगर जिस तरह से पुलिस ने इन पे कल जो किया वो बहुत गलत है। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ प्रधानमंत्री को देखना चाहिए और अगर है तो जो एमपी है जिसने ये किया है उसको फौरन उसका एफआईआर जो है उसे काम करना चाहिए और उसे सजा होनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता इस मुद्दे पर बोले। शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो इन्हें देश का हीरो कहते हैं, हीरो के साथ सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। और इसके बाद थरूर ने कहा, सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे 2024 में होने वाले चुनाव की चिंता है। I think it's a very sad matter because these are sports people who have brought honor to the country. They have brought a number of prestigious medals, won competitions, they've served the nation. The Prime Minister himself has hailed them as heroes of the country. And now they're being treated so badly, they want to give up these honors and throw them away. I feel very sad. I think it's a disgrace to our country that we have not been able to demonstrate sufficient respect. We should have said people who have brought such laurels to the country, when they have a concern, it must be looked into, it must be investigated immediately. I don't understand this government's attitude. I can see the politics behind it because the person who is accused has a position in a state, perhaps has influence in some seats. But there is also such a thing as justice. There's such a thing as doing the honorable thing for the country. That should be happening. इस मामले में सरकार का पक्ष केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रखा। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है, इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। स्मृति ने कहा कि कांग्रेस ने इसे पॉलिटिक्स का मुद्दा बना दिया है। खिलाड़ियों को किसी पार्टी का सियासी हथियार बनने से बचना चाहिए। ये विषय वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। कानून ये कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हस्तक्षेप करना गैर कानूनी है और अगर आप ये चाहती हैं कि मैं कानून का उल्लंघन करूं तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं समझती हूं कि विपक्षी दल और विशेषतः कांग्रेस पार्टी इस विषय में अपनी राजनीति करना चाहती है, लेकिन वाकई में अगर वो कानून में सम्मान रखते हैं, विश्वास रखते हैं और बिना हस्तक्षेप के निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो उन्हें कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी यही अपील रहेगी उन लोगों से जो कानून का दुरुपयोग करवाना चाहते हैं कि इससे वो महिला विशेष आहत होती है जो रोज़मर्रा के जीवन में संघर्ष करती है और कानून का संरक्षण चाहती है। कानून का दुरुपयोग ना हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आज जिस तरह से पहलवान अपने मेडल लेकर गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे, जिस तरह वो मेडल गोद में रखकर रोते हुए दिखाई दिए,
ये दृश्य बहुत दुखी करने वाला था। ये सोचकर ही तकलीफ हो रही थी कि देश की शान बढ़ाने वाले ये मेडल अगर वाकई में पानी में बहा दिए गए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं तो नरेश टिकैत की तारीफ करूंगा जिन्होंने हमारे चैंपियंस को समझाया और उन्हें मेडल गंगा में बहाने से रोका। असल में रेसलर्स को लगता है कि सरकार में कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि सारी सरकार बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है। पहलवानों को लगता है कि पुलिस के बल पर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए उन्हें जहां से भी सहारा मिलता है, जहां से भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वो उसके पास पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही, इसलिए जो भी उनकी आवाज उठाने को तैयार होता है वो उसी से बात करने को तैयार हो जाते हैं। ये ठीक है, इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग पहलवानों के इस आंदोलन में घुस गए हैं जो उनकी तकलीफ, उनके गुस्से का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सारी बातों का एक ही हल है, खेल मंत्रालय में हाईएस्ट लेवल पर पहल की जाए, इन रेसलर से बात की जाए, उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि सरकार उनके खिलाफ नहीं है, उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। मुझे लगता है कि जब तक पहलवानों के साथ कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा, ये बात और बिगड़ती रहेगी। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह नहीं हो पाई है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के साथ 4 घंटे तक मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने दावा किया था कि असेंबली इलेक्शन में गहलोत और पायलट दोनों मिलकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। लेकिन आज सचिन पायलट के जो तेवर दिखे, उससे लगा न खटास कम हुई है न दूरियां कम हुई है। आज अशोक गहलोत ने जो कहा, उससे यह लगा कि मामला अभी सुलझा नहीं है। पता लगा कि सचिन पायलट चाहते थे मीटिंग में यह तय हो जाए कि राजस्थान में उनका और अशोक गहलोत का रोल क्या होगा, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई। सचिन पायलट खामोश हैं। पायलट के सपोर्टर्स के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट जरूर किया गया। पायलट विद पीपल नाम के इस हैंडल को सचिन पायलट फॉलो करते हैं। ट्वीट में लिखा गया है कि 3 मांगों से पायलट पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन अशोक गहलोत सामने आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस में है, इसलिए पार्टी के लिए काम करेंगे। इसके बाद गहलोत सोनिया गांधी के भाषण को याद दिलाकर इशारों इशारों में सचिन पायलट को धैर्य रखने की नसीहत देते नजर आए। अब भरोसा है वो साथ में मिलकर काम करेंगे? उनके लिए क्या रोल होगा? क्यों नहीं करेंगे? अगर पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है। रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल है? हाईकमान कहता है सर तुम्हें आप सरकार में शामिल करने को तैयार? मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखता है जिंदगी में। हमें 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ मैं। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। 3 बार मुख्यमंत्री बनना बहुत रेयर होता है। 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, ठीक है। और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। तो मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है। आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे। वे किस प्रकार से हम जीत के आए हैं, उसके अंदर मैं मेरी भूमिका रखूं, इम्पोर्टेंट वो मैं रख रहा हूँ। सचिन सहयोग करेंगे सर? सचिन सहयोग करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? सब क्या भरोसा दिया है उन्होंने अंदर मीटिंग में? सचिन ने क्या भरोसा दिया? क्या कमिटमेंट किया है उन्होंने? मुझे विश्वास है कि हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे? बताओ, हम विश्वास करके चलना चाहिए हम लोगों को। विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। सोनिया गांधी ने एक बार कहा था इस अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ बस। और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, आपसे मिलेंगे काम करने के। पहले मिले भी है, आगे भी मिलेंगे, इतना कहना। अशोक गहलोत वाकई में जादूगर हैं।
उन्होंने एक बार फिर बाजी पलट दी है। कांग्रेस के मेरे दोस्तों का कहना है कि सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान ने, राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया। न ही सचिन पायलट से उन इश्यूज के बारे में कोई बात हुई जो उन्होंने पिछले दिन उठाए हैं। इसी तरह पार्टी ने अशोक गहलोत से भी कोई वादा नहीं किया और न ही गहलोत की शिकायतों का कोई जवाब दिया। बात जहां थी, जैसी थी, वहीं की वहीं है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि गहलोत को न तो किसी आश्वासन की जरूरत है, न किसी सपोर्ट की। जरूरत तो पायलट को है और मेरी जानकारी है कि सचिन पायलट अभी भी परेशान हैं, नाराज हैं और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि वो गहलोत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर इस मामले को जल्दी न सुलझाया गया तो राजस्थान में कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। बीजेपी पर्दे के पीछे ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रही है। आज उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत ने बड़ा दावा किया। विनायक राउत ने दावा किया कि शिंदे गुट के 22 एमएलए और 9 सांसद वापस उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं। ये लोग उद्धव के संपर्क में हैं। विनायक राउत ने शिंदे गुट के विधायक गजानन कीर्तिकर का नाम लिया और कहा उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। विनायक राउत ने कहा कि बीजेपी ने झूठे वादे करके शिवसेना के विधायकों को तोड़ लिया, लेकिन अब सरकार बनने के बाद बीजेपी अपने वादों से मुकर गई। ज्यादातर विधायकों को कुछ नहीं मिला, इसलिए बहुत से नेता वापस उद्धव के साथ आना चाहते हैं। अनेक आमदार सुद्धा असेच कई विधायक असंतुष्ट हैं। कारण यह है क्योंकि उनका भ्रम दूर हुआ है। 50 करोड़ मिलने की बात मान ली, करोड़ों रुपए का काम देने की बात कबूली। कई लोगों को टोकन मिला, लेकिन कई को अब तक नहीं मिला। करोड़ों रुपए का काम, लेकिन 4-5 मंत्रियों को ही फायदा मिल रहा है, बाकी सब खाली बैठे हैं। इसलिए सभी को लग रहा है कि हम सभी को फंसा कर रखा है, इसलिए अब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसी भावना बहुत लोगों के मन में है और इनके असंतोष की शुरुआत गजानन कीर्तिकर ने की है। कई और विधायकों ने भी संपर्क किया है। सही समय पर हम एक एक कर सबके नाम का खुलासा करेंगे। करीब 22 विधायक उद्धव ठाकरे और हमारे संपर्क में हैं और 9 सांसद भी हमारे संपर्क में हैं। माननीय उद्धव साहब, हालांकि महाराष्ट्र सरकार में शिंदे कैंप के मंत्री शंभुराज देसाई ने विनायक राउत के दावे को सरासर झूठ बताया। शंभुराज देसाई ने कहा कि हकीकत यह है कि उद्धव कैंप के बहुत से नेता एकनाथ शिंदे का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन नेताओं को रोकने के लिए इस तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। विनायक राउत को क्या भविष्य समझता है क्या? उनको क्या फेस रीडिंग आता है? कुछ भी बात कर लेते हैं विनायक राउत, उनकी बात में कोई तथ्य नहीं है। हम लोग पूरे समाधानी है, सेटिस्फाइड है। हमारा काम लोकाभिमुख चल रहा है। शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोग जो काम आगे लेके जा रहे हैं वो शिंदे साहब के नेतृत्व में हम अच्छा तरह से कर रहे हैं। और विनायक राउत के ऐसे वक्तव्य में कोई भी तथ्य नहीं है। वो ऐसा कुछ भी बोलते रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। ये वो विनायक राउत ने मेरे बारे में भी ऐसा स्टेटमेंट किया था। मैंने परसों ही प्रेस स्टेटमेंट में उनको बताया है। 2 दिन का समय मैंने उनको दिया है। मेरी लीगल एडवाइजर से बात हुई है। अगर वो उनका बयान मेरे बारे में किया हुआ अगर वापस नहीं लेते तो लीगल एक्शन के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से जब विनायक राउत के दावे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिंदे कैंप में कोई असंतुष्ट नहीं है। अगर कहीं असंतुष्ट हैं तो वो उद्धव के कैंप के लोग हैं और ये सब बात करने के लिए तैयार हैं और ये बात सबको पता है। ठाकरे ग्रुप की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि 9 सांसद और 22 विधायक वो कहीं न कहीं असंतुष्ट हैं, जो विस्तार नहीं हो रहा है या सरकार के कामकाज से वो ठाकरे के संपर्क में। भैया पूरा ठाकरे गुट ही असंतुष्ट है। आप क्या बात कर रहे हो? पूरा गुट असंतुष्ट है। वहाँ जितनी असंतुष्टि वहाँ पर है और कहीं नहीं है। कई लोग ध्यान में आएगा। विनायक राउत हो, संजय राउत हो या फिर अरविंद सावंत, ये सारे के सारे लोग जो दावे कर रहे हैं वो राजनीति का पुराना फॉर्मूला है। जब वाकई में किसी को टूटना होता है तो राजनीति में इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। कोई ये पहले से एडवांस में नहीं बताता कि किस पार्टी के कौन से लोग किसके संपर्क में हैं। हमने देखा था उद्धव की पूरी पार्टी टूट गई और उद्धव को भनक तक नहीं लगी थी। अब अगर एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायक और सांसद उद्धव के संपर्क में होते तो इसका ढोल पीटने के बजाय उद्धव गुट के नेता खामोश रहते, सही मौके का इंतजार करते और उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस को झटका देते जैसे फडणवीस ने उद्धव को दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी में कोई दम नहीं है।
पिछले एक महीने से हिंसा के शिकार मणिपुर में हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। आज से मणिपुर के 11 जिलों में कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील देनी शुरू की गई। आज सुबह जब राजधानी इम्फाल के वेस्ट एंड ईस्ट जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई तो लोग जरूरी सामान खरीदने बाहर निकले। बाजारों में हालात नॉर्मल थे। मणिपुर में 3 मई से जो हिंसा शुरू हुई थी उसमें अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा, लूटपाट और आगजनी के आरोप में 9,000 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। हिंसा में बेघर हुए 10,000 से ज़्यादा लोगों को आर्मी कैंप्स में रखा गया है। मणिपुर के हालात खराब थे, इसलिए मणिपुर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 2 जगह जगह से बंद है। इससे मणिपुर में ज़रूरी सामान की कमी हो गई थी, लेकिन अब सुरक्षा बलों की मदद से हाईवे खोला जा रहा है। सरकार कर्फ्यू में ढील भी दे रही है, जिससे लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकें। मणिपुर में हालात से सरकार भी चिंतित है। होम मिनिस्टर अमित शाह कल से ही मणिपुर में मौजूद हैं। अमित शाह के साथ स्टेट होम मिनिस्टर नित्यानंद राय और होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे भी मणिपुर में हैं। आज अमित शाह ने मणिपुर के चुराचांदपुर जिले का दौरा किया, जहां सबसे ज्यादा वायलेंस हुई थी। 3 मई को चुराचांदपुर में एक रैली के दौरान ही सबसे पहले हिंसा भड़की थी, जब कुकी और नगा जनजातियों के मार्च पर डोमिनेंट मैतेई कम्युनिटी के हथियारबंद लोगों ने हमला बोल दिया था। अमित शाह ने मणिपुर के 2 प्रमुख समुदायों मैतेई और कुकी के नेताओं से भी मुलाकात की। दोनों को समझाया कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। आज अमित शाह ने हिंसा से प्रभावित समुदायों की महिलाओं से भी मुलाकात की। अफसरों से कहा कि वो हिंसा प्रभावित इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई बढ़ाएं, लोगों को भरोसा दें कि अब उग्रवादी संगठनों से कोई खतरा नहीं है। अमित शाह के दौरे से मणिपुर के लोगों को उम्मीद जगी है कि अब हिंसा खत्म होगी। अमित शाह जी मणिपुर में हम लोग बहुत खुश है। हम लोग चाहता है हम लोग जो इधर में जो जाति है मणिपुरी, कुकी, नागा, मुस्लिम जो है ना, हम सब एक साथ मिलजुल के शांति में रहना चाहता है। हम लोग ऐसा आप बंदोबस्त कर दीजिए। अमित शाह जी को हम लोग बहुत बहुत खुश है। वो लोग को मणिपुर का राज्य से हटा दीजिए। हम लोग शांत में रहना चाहता है। वो लोग टेररिस्ट का काम इधर में नहीं चलेगा। हम लोग नहीं चाहता है। आप लोग मदद करिए, हम लोग को सहायता करिए। हम आप लोग को माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मुश्किल है कि मणिपुर की हिंसा को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी लीडरों ने मणिपुर में हिंसा के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के दूसरे नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मणिपुर में हालात संभालने के लिए राष्ट्रपति से दखल देने की अपील की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अब मणिपुर हिंसा की आग जब जल रही थी तब केंद्र सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस वक्त अमित शाह कर्नाटक में कैंपेन करते रहे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर में बीजेपी ने उग्रवादी संगठनों की मदद से चुनाव जीता था। अब वही संगठन मणिपुर में आग लगा रहे हैं। ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। हाई कोर्ट जला, विधानसभा जला, इम्फाल जल रहा था, मणिपुर जल रहा था। तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 22 साल बाद वही मणिपुर जल रहा है और आज मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति, बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति मणिपुर को जलाया था 2001 में और अभी जला रहा है 2023 में। ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया। ममता ने कहा कि वो मणिपुर जाने वाली थी, उन्होंने इसके लिए होम मिनिस्ट्री से परमिशन मांगी। ममता ने कहा अमित शाह जानते हैं अगर वो मणिपुर चली जाती तो बीजेपी की असलियत सामने आ जाती, इसलिए अमित शाह खुद ही वहां पहुंच गए। मैं कल लेटर दिया था कि मैं मणिपुर में एक दिन के लिए जाने चाहती हूँ टू मीट द पीस लविंग पीपल एंड इफ द आर्मी एंड योर होम मिनिस्ट्री अलाउ मी टू गो आई विल बी वेरी हैप्पी। ऐसा लाइन पे कि आई डोंट वांट टू ब्रेक द पीस
आई वॉन्ट टू टॉक टू द पीस लविंग पीपल एंड टू रिस्टोर द पीस आई वॉन्ट टू टॉक। मैंने कल लेटर दिया, इसी के लिए उन्होंने आज किया। आज जाके भी वो लोगों ने तो जनता के साथ बात नहीं करेंगे ना। मणिपुर में जो हो रहा है उसकी बैकग्राउंड को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ हिंसा की वजह बहुत पुरानी है। यहाँ मैतेई समुदाय और कुकी समाज के साथ दशकों से झगड़ा चल रहा है। अब बात इसलिए बढ़ गई क्योंकि कोर्ट ने सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति या ट्राइबल दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने का आदेश दे दिया। कुकी समुदाय इसका विरोध करता रहा है और दूसरी वजह राज्य सरकार का वो आदेश है। एन बीरेन सिंह की सरकार ने जंगलों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू करने की बात कह दी। क्योंकि जंगली इलाकों से कुकी नागा समुदाय के लोग आते हैं, वो वहीं रहते हैं, इसलिए इसका विरोध शुरू हुआ और धीरे धीरे ये मामला मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच आपसी संघर्ष में तब्दील हो गया। हालात ऐसे हो गए कि स्थिति को संभालने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात करना पड़ा। लेकिन आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि मणिपुर की हिंसा दो समुदायों के झगड़े का नतीजा है और इसका हल बातचीत से ही होगा। मुझे लगता है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान की बात सही है कि मैतेई समुदाय का कुकी समुदाय ये दोनों हमारे ही भाई हैं, हमारे ही देश के लोग हैं, इसलिए दोनों पक्षों की बात सुनकर समझा बुझाकर हल निकालने की जरूरत है। अब क्रिकेट की बात करते हैं। कल आधी रात के बाद आईपीएल का फाइनल एक सेंसेशनल गेम के रूप में सामने आया। मुकाबला आखिरी गेंद तक गया। आखिरी 2 गेंदों में जीत के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन बनाने थे। रविंद्र जडेजा ने एक बॉल पर 6 और दूसरी पर 4 मारकर मैच जीता। जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंकी गई किसी को नहीं पता था कौन जीतेगा। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार आईपीएल का चैंपियन बना। जबरदस्त रोमांचक फाइनल में चेन्नई ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। आमतौर पर कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी मैच के बाद इमोशनल दिखाई दिए। मैच जिताने वाले रविंद्र जडेजा को उन्होंने अपने हाथों पर उठा लिया। पूरे टूर्नामेंट में इस बात के कयास लगाते रहे कि ये धोनी का लास्ट आईपीएल है, पर धोनी ने एक बार फिर बता दिया कि उनके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं होगा। Best time for me to announce the retirement, but the amount of love and affection that I've been shown wherever I have been this year, I think the easy thing for me to say would be like thank you very much, but the tough thing for me is to work hard for another 9 months and come back and play at least one more season of IPL. कल के खेल में गुजरात टाइटंस की तरफ से साई सुदर्शन ने जबरदस्त बैटिंग की। आईपीएल के फाइनल में वो अब तक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड प्लेयर बने। सीएस के लिए कॉनवे और रहाणे ने रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों पर 6 और 4 मारकर जीत दिलाई। लेकिन इस खेल के सबसे बड़े हीरो रहे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी की कप्तानी ने, धोनी के व्यवहार ने और धोनी के स्टाइल ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। धोनी की कप्तानी में सीएसके ने 5वीं बार आईपीएल फाइनल जीता है। इस जीत के बाद सबको लगता था कि धोनी इतनी बड़ी सफलता के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, लेकिन आपने सुना धोनी ने कहा यह करना तो सबसे आसान होता। एक बार फिर पता चला कि माही इतने बड़े प्लेयर क्यों हैं। महेंद्र सिंह धोनी आसान रास्ता नहीं ढूंढते, अपने लिए अवसर ढूंढते हैं, अपना रास्ता अपने आप बनाते हैं और आखिरी दम तक लड़ते हैं। इसी क्वालिटी ने धोनी को इतना बड़ा लेजेंड बनाया। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।